नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र तिवारी और हम हैं शंखनाद न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में। साथियों, हम सब आज देख रहे हैं कि वैवाहिक जीवन जैसा कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पूरी मनुष्य जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वैवाहिक जीवन और विवाह की व्यवस्था। परंतु सामाजिक बदलाव के समय में देखने में आ रहा है कि अलग अलग कारणों से, सामाजिक कारणों की परिस्थितियों से वैवाहिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। ज़्यादातर तलाक, घरों में झगड़े, यहाँ तक कि मारपीट और बच्चों का अलग हो जाना, माता पिता की सेवा नहीं होना, इस प्रकार से बहुत सारी सामाजिक समस्याएं हमारे सामने आती हैं और लोग इसका कोई समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो इसी विषय पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ आज बातचीत के लिए उपस्थित हैं प्रमुख ज्योतिषी प्रेमानंद जी। प्रेमानंद जी के साथ अब हम बात करेंगे वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई अलग अलग समस्याएं और उनके समाधान के बारे में। गुरु जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। गुरु जी, आप अलग अलग विषयों पर अपना अध्ययन रखते हैं और जो समाज के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो आज हम बात करेंगे विशेष रूप से वैवाहिक जीवन के बारे में। समाज बहुत बदल रहा है और लोग कहते हैं कि पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव है, जो भी है। तो देखने में ये आ रहा है कि तलाक के मामले पारिवारिक न्यायालय में बहुत ज़्यादा पहुंच रहे हैं। दूसरी चीज़ बहुत जो गंभीर है कि ज़्यादातर पतियों का कत्ल हो रहा है, पत्नियों को गला घोंट के मार दिया। रोज़ हम न्यूज़ चैनल में देखते हैं ऐसी ऐसी अशुभ घटनाएं सामने आ रही हैं। तो जब सारी व्यवस्थाएं जवाब नहीं दे पाती, कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो फिर लोग कहते हैं कि ज्योतिष की शरण में जाओ। तो जिस प्रकार अलग अलग समस्याएं ज्योतिष से सॉल्व हो जाती हैं, तो वही इसी प्रकार की समस्या है एक विवाह। तो मैं समझता हूँ आपके पास में बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे सामाजिक जीवन की समस्याएं विवाह को लेकर के। परंतु सबसे पहले एक प्रश्न ये उठता है कि लोग कहते हैं कि जन्म कुंडली मिलाना, यानी जैसे ही हमारे यहाँ पारंपरिक परंपरा आई है कि कुंडली क्यों मिलाएं। कुछ लोग इसको अंधविश्वास कहते हैं, कुछ लोग सही कहते हैं। तो एक आप हमारे माध्यम से दर्शकों को बताइए कि रियलिटी क्या है, जन्म कुंडली मिलाना चाहिए विवाह के लिए? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो जैसे कि पारंपरिक जो पहले, मैं इसको पहले थोड़ा पीछे आऊँगा। जैसा वो 1960 में नहीं बोलूँगा, 1970-80 के दरमियान में, उससे पहले भी पत्रिका मिलाकर विवाह किया जाता था। तो 36 गुण होते हैं शास्त्र के अनुसार। 36 गुण जी। तो उस समय देखा जाता 36 में से कम 18 गुण मिलना चाहिए, तो फिर वो अनुमति दिया जाता है कि हाँ ये शादी कर सकते हैं करके। तो उस समय की जो अवस्था थी हमारे भारत देश की, पुरुष प्रधान अवस्था थी। तो उस समय लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने का मतलब स्वतंत्रता नहीं थी। मुश्किल से 60, 70, 80 की बात कर रहा हूँ मैं, 1960, 70, 80 की बात। तो उस समय लड़कियाँ ज़्यादातर चौथी पाँचवीं पढ़ ली तो छोड़ा दिया जाता था, ज़्यादा पढ़ने नहीं दिया जाता था। पढ़ने के लिए प्राथमिक शिक्षा हो गई, उसके बाद कंप्लीट। उसके बाद में फिर विवाह की जो व्यवस्था थी पहले 17, 18, 19, 20 साल के अंदर विवाह कर दिया जाता था। तो उस समय जो होते थे घर के माता पिता, दादा दादी जो है, तो बच्चियों को एक संस्कार डालते थे। और जो संस्कार डाले जाते थे कि आप दूसरे घर में जाएगी तो कैसा सेवा करना है, कैसा रिस्पेक्ट करना है। तो वो जो संस्कार डाले जाते थे उस समय लड़कियों के भीतर, वही उसका एजुकेशन हुआ करता था। संस्कारी एजुकेशन। हाँ, संस्कारी, कुल मिला के संस्कारी हो जाती थी। और वही संस्कार मतलब वो वहाँ पर फॉलो करती थी शादी होने के पश्चात। तो उस समय शिक्षा नहीं थी, कुछ नहीं थी। तो हम जनरली वो देखते थे कि भैया इसके भाग्य में कैसा सुख है, यही देखा जाता था, कैसा सुख मिलेगा। तो हम देखते थे भैया ये 36 में से 32 गुण मिले, 30 गुण मिले, तो उस समय ऐसा भैया बहुत सुखी रहेगी, ये करेगी वो करेगी, सब कुछ मिलेगा करके। तो उस समय की जो युवतियों की, जो शादीशुदा युवतियों की परिस्थिति थी, घर के सब काम की जिम्मेदारी उस पर आ जाती थी, सारे काम वो करती थी। छोटे से छोटा, बड़े तो जल्दी उठना, जल्दी अपने नहा धोकर तैयार करना, पूजा पाठ करना वगैरह वगैरह,
फिर झाड़ू पोछा जो कुछ करना है ये सब करना, नाश्ता पीना, जो घर बड़े लोग हैं घर के बुजुर्ग व्यक्ति है उनको नाश्ता पानी की व्यवस्था करना, फिर खाने की व्यवस्था करना, फिर बर्तन मांजना, कपड़े धोने, सारा चीज़ उसकी जिम्मेदारी इसी में उसका दिनचर्या रहती थी। तो वो संस्कार के वजह से उसे पता नहीं था कि उसके अधिकार क्या है करके, क्योंकि एजुकेशन उतना ज़्यादा हुआ नहीं करता था और पुरुष प्रधान व्यक्ति होने के वजह से वो उसी को ही सब अपना जीवन मान लेती थी, अपना भाग्य मान लेती थी। पर हुआ क्या कि 1980 के बाद में धीरे धीरे मतलब पेरेंट्स लोग अपने बच्चों को पढ़ाने लगे जब, और लड़कियां भी महत्वाकांक्षी होने लगी तो ज़्यादा पढ़ने लगी। जैसे जैसे पढ़ने लगी बच्चियां पढ़ने लगी, फिर नौकरी भी करने लगी, नौकरी भी लगती गई उसमें। और 1990 आते आते तकरीबन जहाँ तक मेरा अनुभव है उसके बाद से तो 95% शहरों की जो है, ख़ास करके मैं लेबर वर्क को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो घर के लोग हैं जो कमाते अच्छे, उनके घर सभी लोग पढ़ाई करते, लड़कियां पढ़ाई करती है। तो पढ़ाई करने के बाद में फिर वो नौकरी भी अच्छी नौकरियां मतलब ग्रहण करने लगी। अभी पुरुषों के बराबर जिस क्षेत्र में पुरुष है वहाँ पर भी वो मतलब बराबरी का मतलब स्थान, एक पायलट भी बन जाती है। ज्योतिषी दृष्टि से इसमें एक चीज़ पूछना चाहता हूँ जो मेरे मन में अभी एक बेसिक सवाल उठा। जी हाँ, गुण मिलान का मतलब क्या होता है? मैं गुण मिलान के बारे में आ रहा हूँ। मैं गुण मिलान का मतलब पहले क्या होता था, पारंपरिक कुंडलियाँ मिलाई जाती थी तो वहाँ पर देखा जाता राशि किस तरह की है, भूकुट किस तरह का है, नाड़ी किस तरह की है, इस तरह की वो जो 6-7 पॉइंट होते हैं वो उसमें कितने गुण मिल रहे हैं वो एक ऐसा मिला दिया जाता था। लेकिन इस तरह की जो कुंडलियाँ मिलाने के बाद में मतलब 1990 के बाद में जब कुंडलियाँ मिलाने के बाद में विवाह हो रहा है तो घटस्फोट हो रहा है, पट नहीं रहा दोनों का, वो सारी चीजें हो रही है। यानी कुंडली मिलाने के बाद भी विवाह विच्छेद हो रहे हैं। जैसे आपने कई कोर्ट में केसेस चल रहे हैं किस तो प्रकार के। कभी आपके नजर में आया कि आपने कोई कुंडली मिलाई और वो विवाह टूट गया बाद में? नहीं, ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ में कभी क्योंकि मैं पहले बता देता ये अगर ये होगा तो टूटेगा करके तो लोग वैसी वो शादी करते नहीं है। तो हुआ यूं कि मेरे कुंडली मिलाने का जो है, मैं पारंपरिक कुंडली मिलाता नहीं हूँ। मैंने जो रिसर्च किया कि कुंडली कैसा मिलाना चाहिए, साइंटिफिक आधार पे कैसी मिलाना चाहिए। जैसे अभी 36 में से 28 गुण मिले तो पंडित कहता था कि हाँ सूख है सूखी रहेगी, ये है पति अच्छा है, सब कुछ इस तरह से कहता था। लेकिन मैंने जब देखा कि अगर 36 में से 30 गुण मिल रहे हैं, 32 गुण मिल रहे हैं या 34 गुण मिल रहे हैं तो उससे हम एक व्यक्ति के चरित्र का पता नहीं कर सकते, उसकी बुद्धि का पता नहीं कर सकते, उसके मेडिकल ग्राउंड पे कुंडली से बुद्धि का पता नहीं चल सकता। कुंडली गुणों से मैं गुणों की बात कर रहा। मैंने क्या कहा कि 36 से 34 गुण मिले तो आप पता नहीं कर सकते कि वो व्यक्ति मतलब मैच्योर्ड होगा या उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होगा या वो चरित्रहीन होगा, ये कुछ भी बातों का पता नहीं करते। तो मेरी जो पत्रिका मिलाने का जो ढंग है वो थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी मैंने रिसर्च कि पत्रिका किस तरह से मिलाना चाहिए, क्योंकि अब ये जो 36 में से गुण मिलाने की ये कालबाह्य हो चुका है, अब इसका कोई मायने नहीं रखता है। तो फिर कुंडलियाँ मैं तो आज भी मिलाता हूँ कुंडलियाँ, तो मैं उस ढंग से नहीं मिलाता, मैं कभी नहीं देखता कितने गुण मिले। तो आप कैसे मिलाते हैं? हाँ, तो सबसे पहले मैं जब देखता हूँ कि पत्रिका जो है लड़का लड़की की पत्रिका आई तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि अगर लड़का मेरे पास में आया तो एक लड़की की पत्रिका लेके आया तो मैं देखता हूँ कि वो लड़की का चंद्र सबसे पहले देखता हूँ। चंद्र देखता हूँ। चंद्र का संबंध उसकी भावनाओं से होता है, उसके मन से होता है। तो मैं देखता कि चंद्र दूषित तो नहीं है। अगर चंद्र दूषित है तो ऐसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होती है। क्या होती है? ओवर सेंसिटिव। भावनात्मक क्षमता का जो होना चाहिए मैच्योरिटी वो अभाव होता है, कोई चीज को भली भांति समझ नहीं पाती है। चंद्रमा हाँ यदि दूषित है, राहु के नक्षत्र बैठा है या केतु के नक्षत्र बैठा है या मंगल के नक्षत्र पर तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है वो। तो इस तरह के मैं देखता हूँ। तो फिर उसके बाद देखता हूँ कि बुध ग्रह, ऐसा नहीं दोनों को देखता हूँ। पर अब लड़का लेके आया तो सबसे पहले भी ये लड़का मेरे पास आया कि मुझे अच्छी लड़की मिलना चाहिए तो मैं लड़की के बारे में देखता हूँ, या कोई लड़की वाले आए तो मैं लड़के के बारे में देखता हूँ। आप मेरे को लड़के वाले के बारे में कुछ, लड़की के बारे में जब देख रहा हूँ तो अगर मेरे को लड़के के बारे में जो कमी है उसको उजागर कर देता पेरेंट्स को, लड़के को भी बता देता भैया तेरे में ये प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले से ये प्रॉब्लम तेरे से आ रही, तू ही कारण रहेगा, ये मैं स्पष्ट रूप से बात कर देता हूँ। तो सबसे पहले रवि, चंद्र और बुध। रवि, चंद्रमा और बुध। हाँ, रवि का संबंध आत्मा से होता है कि वो व्यक्ति लॉयल है या नहीं है, आत्मा से कैसा धूर्त तो नहीं है, कहीं कपटी तो नहीं है, छल कपट करने वाला नहीं है, ये चीज़ देख लेता हूँ। दूसरा उसका चंद्र देख लेता हूँ, वो चंद्र मतलब भावनाओं कारक वो कितना मैच्योर्ड है, किस अवस्था को समझ रहा हूँ,
बुध बुद्धि का कारक, बुध कैसा है उसका वाला, कहीं राहु के नक्षत्र में तो नहीं बैठा है, दोनों की पत्रिका में, राहु लड़का और लड़की दोनों की पत्रिका। तो ये चीज़ों को मैं बहुत फोकस करता हूँ, बहुत माइन्यूटली फोकस करता हूँ। इसके अलावा फिर मैं फोकस करता हूँ उसका शुक्र कैसा बैठा हुआ है, भाई चरित्रहीन तो नहीं है, या लड़की चरित्रहीन तो नहीं है, या लड़का तो चरित्रहीन तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो शादी के बाद भी इधर उधर ताका झाकी करेगा, कहीं रिलेशन बनाए करेगा, या लड़की तो नहीं है। कुंडली से ये दिख जाता है जी, कुंडली से ये सब चीजें दिखाई देती, कोई भी चीज़ छुपती नहीं है मेरी नज़र से। तो कोई चीज़ मेरे को जो चीज़ देखना है, क्योंकि मेरा अभ्यास बहुत बृहद अभ्यास और बहुत गहराई में रहा है मेरा वाला अभ्यास, तो मैं शुक्र को देख के ही पता चल जाता है कि ये व्यक्ति चरित्र से कैसा है करके। और जो घरेलू हिंसा दिखती है क्या कुंडली में? हाँ, मैं बताता हूँ, उसके ऊपर आता हूँ मैं। फिर गुरु को देखता हूँ, गुरु कैसा है। गुरु मतलब अंडरस्टैंडिंग होती है, गुरु मतलब अंडरस्टैंडिंग मतलब समझदारी देता है। यदि चंद्र और गुरु दोनों ही शुभ अवस्था में बैठे तो ऐसा व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, बहुत ही जबरदस्त स्वभाव के होते हैं, बहुत ही सुलझे हुए स्वभाव के होते हैं। वो ऐसी कल्पना करते हैं जिसको यथार्थ रूप में उतारे, और कोई भी समस्या आए तो बहुत पेशेंसली उसको सॉल्व करते हैं। वो रिएक्ट नहीं करते सामने वाले से, संभाल के ले लेते। जिनके चंद्र और गुरु जिनके पत्रे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, चंद्रमा और गुरु जिनकी कुंडली में अच्छे शुभ भाव में बैठा है। हाँ। क्योंकि चंद्र देता है मैच्योरिटी, मानसिक परिपक्वता, अच्छे स्तर की देता है। गुरु अंडरस्टैंडिंग देता है, विजडम देता है, अच्छे उच्च कोटि का देता है। तो अब सपोज करो कि अब लड़की की पत्रिका में है वो योग, तो लड़की बहुत ही मतलब शालीन स्वभाव की रहेगी, समझदार रहेगी। समस्या तो आना ही है सभी के जीवन में, तो वो समस्या को बहुत अच्छी तरह से अपने लेवल पे ही सॉल्व कर लेती है। अपने आप को चेंज करना, अपने स्वभाव को चेंज करना, जो भी है पति का स्वभाव। वैवाहिक जीवन कैसे बताया जा सकते कुंडली से? बिल्कुल बताया जा सकता है ना, बचा सकते हैं। जैसे किसी घर में कलह हो रही, मैं अभी तो मैं शुरुआत ही किया हूँ कि पूरा नहीं किया उसको मैंने। वैवाहिक जीवन में कलह का सबसे बड़ा कारण है शनि, मंगल नहीं, एक ग्रह नहीं है जी, शनि, मंगल, शुक्र, राहु और केतु। क्योंकि राहु केतु शनि मंगल ये क्रूर ग्रह है। अगर यह पत्रिका में अगर अशुभ अवस्था में बैठे, कोई भी एक ग्रह या दो ग्रह बैठे, तो आक्रामकता ज़्यादा देता है, मैच्योरिटी नहीं देता है। अच्छा, क्रोध ज़्यादा प्रकट करते ऐसे व्यक्ति, समझे कि नहीं करके। तो वो दूसरों को समझने में असमर्थ होते, यानी अगर लड़के के पत्री में आए तो अपनी पत्नी को समझने में असमर्थ होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत गुस्सा होता है, दुर्भावना होती है। जरा सा भी कुछ हो गया तो एकदम से आक्रामक हो जाना। कई वाइफ हस्बैंड एक दूसरे से बहुत परेशान रहते हैं जी, वैसी स्थिति में जी, वैसी स्थिति में कई वाइफ हस्बैंड एक दूसरे से बहुत परेशान रहते हैं। हाँ, अगर दोनों को ही पत्रिका में समान रूप से है जी, तो फिर एक दूसरे से चीट करना, चरित्र से संबंधित चीट करना, और फिर जैसे आपने बोले कि हत्याएं हो रही है, अभी मैं देख रहा हूँ, मैं खुद भी देखता हूँ, वो हत्या इतनी आक्रामकता बढ़ जाती है कि बदले की भावना निर्माण हो जाती है कि नहीं मेरे साथ ऐसा किया तो मैं, वो फिर उल्टे फिर जैसे आपने बोले कि ये कर दे, हत्या वगैरह हो जाना। इस तरह की है कि शनि राहु मंगल अगर ये पत्रिका में बहुत ज़्यादा अशुभ अवस्था में, तो इस तरह की घटनाएं ज़्यादा घट रही है अभी। अच्छा, कई लोग बहुत परेशान रहते हैं, तो आप किस प्रकार सॉल्व कैसे करते हैं? यदि किसी बहुत झगड़ा चल रहा है वाइफ हस्बैंड के बीच में, जी हाँ, तो फिर ज्योतिषीय दृष्टि से उपाय से कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको? पहली बात तो ये है कि अगर कोई इस तरह की मतलब चल रहा है तो मैं पहले देखता स्वरूप क्या है करके समस्याओं को। हस्बैंड वाइफ प्रत्येक के घर में कुछ न कुछ कम ज़्यादा प्रमाण में चलता ही है, डिफरेंट नेचर, डिफरेंट ओपिनियन बिटवीन लाइफ पार्टनर। तो आज मैं जिस रहस्य का पति पत्नी के बीच में जो रहस्य, नैसर्गिक और प्राकृतिक रहस्य खोलने जा रहा, जो आपने आज तक किसी पुस्तक में नहीं पढ़ा और नहीं किसी ने बताया, प्राकृतिक रहस्य। जैसा अपन कोई भी लड़का शादी कर रहा है या लड़की शादी कर रही है, तो अब जैसा एक लड़का शादी कर रहा है तो सपोज उसका मतलब कि वृषभ लग्न की पत्रिका है, तो सप्तम भाव में उसकी पत्नी की राशि बैठी, सप्तम भाव उसके पत्नी से संबंध होता है। कुंडली का सप्तम भाव उसके पत्नी से संबंध होता है। हाँ। तो मैं देखता इसको पत्नी कैसी मिलेगी, क्या मिलेगी। आपको एक बात बताओ, ये नैसर्गिक, ये एक दूसरे के शत्रु है। अब वो कैसे है? अगर वृषभ लग्न की पत्रिका है तो सप्तम भाव में मंगल की राशि बैठी है, वृश्चिक राशि, तो मंगल और शुक्र आपस में नैसर्गिक शत्रु है। मेष लग्न की पत्रिका है तो मंगल प्रथम भाव का स्वामी है, सप्तम भाव में शुक्र, आपस में नैसर्गिक। मिथुन लग्न की पत्रिका है तो बुध प्रथम भाव, तो सप्तम भाव गुरु, ये सब एक दूसरे के नैसर्गिक शत्रु ग्रह है। अच्छा ग्रह। फिर मैं पत्रिका में देखता ये सप्तम भाव कैसा है, ये तो प्राकृतिक रूप से ही शत्रु है एक दूसरे के।
ये नेचुरल है, ये पूरा नैसर्गिक है, ये कोई बताएगा नहीं। हर और ज्योतिष कुंडली भी नहीं में- जानते इस बात को, जो रहस्य आज आपके सामने खोला। तो मैं वहाँ देखता हूँ कि यार ये जब कोई लड़का आ रहा मेरे पास में पत्रिका देखने के लिए, अब जैसा उसका मतलब कि यूँ समझिए कि तुला लग्न की पत्रिका है या कर्क लग्न की पत्रिका, मान के चलिए कर्क लग्न की पत्रिका, तो सप्तम भाव में शनि की राशि बैठी है। अब कर्क लग्न मतलब चंद्र, तो चंद्र और शनि आपस में दुश्मन है। तो मैं देख लेता कि अब कर्क लग्न की पत्रिका तो सप्तम भाव में शनि की अवस्था में बैठा है। शनि कहीं दूषित तो नहीं है, राहु या केतु के नक्षत्र में तो नहीं बैठा, कहीं मंगल के नक्षत्र में नहीं बैठा हुआ है, रवि के नक्षत्र में नहीं बैठा है, समझ रहे। तो स्वाभाविक है उसको अच्छे स्वभाव वाली पत्नी मिलेगी नहीं, एकदम वो मतलब डेस्टिनी है कि आपको कैसी पत्नी मिलेगी या आपको कैसा पति मिलेगा, ये आपके कर्म के हाथ या आपके बुद्धि से कोई काम नहीं है, यहाँ पे तो डेस्टिनी है, वो पहले से ही लिख कर आई है, वो प्रारब्ध कर्म का एक हिस्सा आया है, जो आपको इस जन्म में भोगना है, वो प्रारब्ध कर्म का हिस्सा है। वो क्या है? जो हमारे पिछले जन्म के जो संचित कर्म है, ध्यान से सुनिएगा, पिछले जन्मों का जो संचित कर्म है, हमने कितने तो भी जन्म लिए होंगे, लाखों जन्म लिए होंगे, हजारों जन्म लिए होंगे, तो वो जो हमारे कर्मों का एक अकाउंट प्रकृति के अकाउंट में होता है संचित कर्मों के रूप में, तो उसमें से वर्तमान जन्म में एक छोटा सा हिस्सा प्रारब्ध कर्म के रूप में आता है, जो हमें इस जन्म में वर्तमान जन्म में। अच्छा, ज्योतिष पुनर्जन्म के आधार पर चलता है? ज्योतिष क्या, वो हाई प्राकृतिक फैक्ट है ये। अच्छा, पुनर्जन्म होना एक प्राकृतिक मतलब जन्म हो रहा है, नाम रूप अलग रहता है उसमें, जन्म तो हो रहा है लेकिन नाम रूप अलग होता है। जी जी, समझ रहे? व्यक्ति को पता ही नहीं कि मेरा पुनर्जन्म हुआ, किसी को भी नहीं पता मेरा पुनर्जन्म हुआ। वो क्या, नाम रूप, प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं उसको। यदि मैं प्राकृतिक भाषा का उपयोग करूँ तो प्रतीत्य समुत्पाद, क्योंकि नेक्स्ट जन्म के लिए हमारी तृष्णा है, हमारी इच्छा है, ये नैसर्गिक कारण है नेक्स्ट जन्म के लिए। अच्छा गुरुजी, एक आम जनता जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए बहुत उपयोगी बात एक पूछनी है कि विवाह होने के पहले क्या जन्म पत्रिका दिखानी चाहिए ज्योतिषी को? जहाँ तक मैं तो कहूँगा कि आज के युग में तो बहुत ज़्यादा दिखानी चाहिए, बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कई लोगों ने बिना पत्रिका मिला के, ऐसे भी लोग हैं कुछ लोग, मैं तो वो जब ये देखते नहीं तो वो फिर शादी आती है मेरे पास में, तो फिर ऐसा हो गया, डिवोर्स हो गया, केस चल रही है, बहुत सारी केसेस, 495 ये लग गई है, फिर लड़की ने ये कर दी, रिपोर्ट कर दी, तो ऐसी बहुत सारी केसेस है इस तरह की। तो मैं पहले बोलता कि भी आपने पत्रिका मिला के शादी नहीं की है, तो ये तो आपने ब्लाइंडली शादी की है। अच्छा, यानी जिनके घरों में झगड़े होते हैं आमतौर पर ये पाया जाता है कि उन्होंने कुंडली दिखाई नहीं पहले? नहीं, कुंडली हाँ आमतौर पर ज़्यादातर मतलब इसी तरह की होती है, मतलब कि जब कुंडली मिलाते तो आदमी सचेत हो जाता है, यार मेरे को तो ऐसी पत्नी मिली तो मुझे पहले ही मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, क्योंकि मैं पहले आगाह करता, चाहे लड़की आई है मेरे पास में या उसके माता पिता है, तो मैं बता देता, अगर उसमें अच्छी भाव मतलब पत्रिका में अंदर ग्रह अच्छे है तो मैं उसको बता देता भी आप दूसरे घर में जा रही, तो आपको पहले 6 महीने तक कैसा त्याग करना है, कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहन करना है, कैसे कर्तव्य बोध होना चाहिए आपके, ये टिप्स देता ही हूँ मैं। मतलब इस पर मैंने कहा ह्यूमन साइकोलॉजी में रिसर्च किया, तो जनरली लोग आते हैं तो मैं काउंसलिंग भी कर लेता हूँ। लड़कियाँ, अनुभव नहीं होता ना, कुंवारी लड़की का अनुभव जीवन कैसा, कि वो तो सपने सजा के रखती कि ऐसा होगा वैसा होगा। ज़्यादातर लड़कियाँ 90% लड़कियाँ कपोल कल्पना बना के रखती है अपने जीवन के बारे में, भावी जीवन 90%। ये मैंने जो रिसर्च किया लड़की, कुंवारी लड़कियाँ, एक शादीशुदा स्त्री पर जो रिसर्च किया, तो पाया हूँ कि 90% लड़कियाँ अपने भावी जीवन के प्रति कपोल कल्पना बना के रखती है। सिर्फ 10% ही होती कि जो यथाभूत, जो सही है उसको मान के चलती, नहीं ऐसा होगा तो ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा हो तो ऐसा करना पड़ेगा। तो ये 90% जो है उसमें जब वैसा तो होता नहीं शादी के बाद, ठीक अलग ही होता है। तो पहली बात वो साइकोलॉजिकली डिप्रेशन में चली जाती है, इरिटेट हो जाती है, तो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है वो। तो उसे समझ में नहीं आता, सब कुछ तो अच्छा था, लड़का मेरे माता पिता ने अच्छा देखा, नौकरी कर रहा, अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छा घरदार, फिर के बाद आ रही है। मैं बोला ये भौतिक चीज़ों को अपने वैवाहिक जीवन से कंपेयर मत कीजिए। अच्छा गुरुजी, इसमें बहुत सारे लोग जो है एक चीज़ पूछते हैं कि वैवाहिक जीवन को अच्छा चलाने के लिए ज्योतिषी दृष्टि से कौन से उपाय करना चाहिए कि जो अच्छे लाइफ अच्छी चलती रहे? सबसे पहले तो प्रत्येक व्यक्ति ने अपने भीतर की यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग पूरे बाहर की यात्रा कर रहे हैं भौतिक जगत की। तो सबसे पहले स्वयं को मतलब अच्छा बनाने के लिए, एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए उसके भीतर का उपाय करना। कोई ज्योतिषी नुस्खे नहीं है? कोई नुस्खे नहीं है ज्योतिषी नुस्खे, ये रत्न पहनना चाहिए? जब तक बाहरी कितना ही बदलाव करे तो कुछ होने वाला है, जब तक भीतर बदलाव नहीं करोगे तो उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। समस्या जो आ रही है तो हमें बाहर बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है, भीतर बदलाव करने की आवश्यकता, और वो है थ्रू द मेडिटेशन।
मेडिटेशन के बारे में, थ्रू द ध्यान, ये है सबसे बड़ा उपाय। तो ज्योतिष में मेडिटेशन भी एक उपाय के रूप में माना बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये बोलने से बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन। माइंडफुल मेडिटेशन कहते हैं अभी तो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर में तो बहुत ज़्यादा न्यूरो साइंटिस्ट लोग इस पर काफ़ी रिसर्च करें और काफ़ी अच्छे परिणाम भी देखने को मिले। इस पर मैं फिर कभी बात करूँगा फिर। जी जी। अच्छा, एक चीज़ है इस विषय में मानी जाती है कि गुरु और शुक्र कहा जाता है कि अच्छे वैवाहिक जीवन के कारक हैं। नहीं, पहली बात तो ये सिर्फ जनरल नॉलेज है। क्या है? जनरल नॉलेज कि गुरु और शुक्र अच्छे व्याह, ये किताबों की भाषा है। हाँ। उस समय जनरल भाषा ही थी, हम उसको सच मान लेते थे। लेकिन अभी तो उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या तो आगे बढ़ना पड़ेगा मतलब क्या होता है कि ग्रह जो होता है ये शरीर है, भौतिक शरीर, ये मान के चलिए उदाहरण के तौर पे, और नक्षत्र उसकी आत्मा। क्योंकि हम जब तक आत्मा के भीतर नहीं झाँकेंगे तो उसके सही स्वरूप का हम पता नहीं कर पाएंगे। एक लड़की बहुत सुंदर दिख रही है मेरे सामने, तो होता क्या, मेरे को छोड़ के तो जनरल व्यक्ति क्या करता है, साइकोलॉजिकली उसके प्रति बहुत ही शुभ कल्पनाएं बनाना चालू कर देता है। कैलकुलेशन, अरे कितनी सुंदर लड़की है, आहा इसका स्वभाव भी सुंदर होगा, इसकी हर चीज़ सुंदर होगी, वो पूर्वाग्रह बना लेता उसके प्रति। तो अब वो तो हो गया भौतिक शरीर, वो तो चेंज होने वाला है, बदलने वाला है जी, अनित्य है। अनित्य का नियम है, हर किसी पे लागू है अनित्य का नियम ब्रह्मांड में जी। तो वो ऐसी कल्पना कर लेता, बस वहीं वो चकमा खा जाता है, क्योंकि वो उसके भीतर झाँक के नहीं देखता है कि ये भीतर से कैसी है और भीतर से कैसी है कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि भाई इतनी सुंदर, भीतर झाँकने की कोई तरीका भी नहीं उनके पास में, सामान्य लोगों के पास में। लेकिन मैं भीतर झाँक लेता हूँ, मैं झाँक लेता हूँ भीतर। आप बोलेंगे भीतर कैसे झाँकते हैं? तो मैं जब भी पत्रिका देख रहा हूँ, वो कितनी सुंदर लड़की, कितना हैंडसम लड़का, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले मैं तो उसका शुक्र देखता हूँ, ये चरित्र से कैसा है, लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए समान रूप से। दूसरी बात, रवि देखता हूँ, ये लॉयल है या नहीं है, आत्मा से कैसे है करके, कहीं मतलब कि ये तो नहीं है, कपटी तो स्वभाव का तो नहीं है, धूर्त स्वभाव का नहीं है, अपने बारे में सोचने वाला जो होता है। उसके बाद में चंद्र जो मैंने देखा हूँ, चंद्र देखता हूँ मैं, कभी उसके फिजिकल इसको नहीं देखता, आत्मा है उसके भीतर झाँक के देखता हूँ कि वो ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठे हैं। जैसे आप गुरु और शुक्र का मेरे को बोले, तो अगर शुक्र केतु के नक्षत्र में बैठे तो कैसा शुभ विवाह के संकेत हो गए, या गुरु राहु के नक्षत्र में बैठे, यानी गुरु और हमें ये जरूरी नहीं है कि गुरु और शुक्र हमेशा शुभ रहेंगे। हाँ, आप सही बोले, आपने आप सही रास्ते पे बोला। तो नक्षत्र आत्मा होता है, ध्यान रखना, ग्रह भौतिक शरीर, नक्षत्र उसकी आत्मा। वो किस नक्षत्र में बैठा है उस पर उसका पूरा स्वभाव, उसके कैरेक्टर डिपेंड करते हैं। जी जी, धन्यवाद। आप हमारे चैनल में आए, आपने बहुत उपयोगी मार्गदर्शन किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर दोबारा कभी मिलते हैं। जी, धन्यवाद।